हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। आपको पहले से लेक्चर नंबर 3 में बताया गया है वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, तो उसमें हम लोग थोड़ा समझ पाए थे कि किसी भी स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, लेकिन उसका हम लोग थोड़ा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो देखो, सबसे पहला बात है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए आपको इसमें कुछ नहीं है। यह थ्योरी जो है वो पॉइंट नंबर 1 किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ज्योमेट्री के बारे में बताता है कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, और उसके मैग्नेटिक नेचर पर चर्चा कर सकते हैं कि मैग्नेटिक नेचर उसका क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है इसका कि क्या होगा। पहला कि इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अगर आप चेक करें ये ज्योमेट्री हो जाएगा। दूसरा, मैग्नेटिक नेचर के बारे में आप इसमें देख सकते हैं। समझ गए? चलो, तो और हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले जो हम लोग देखे थे वो है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो उसमें हम लोग देखे थे कि किसी भी एलिमेंट का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका दो शेप बनता था। एक हम लोग बोलते थे कि स्क्वायर प्लेनर है, एक को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर है, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो इसको हम लोग देखे थे कि ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अब यहाँ पर सिर्फ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग यही दो बात की हम लोगों को जानकारी थी कि इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर का जैसे अगर हम लेते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे ML4, ठीक है, ML4, तो इसका जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा तो वो इस तरह का होगा, एल 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 और एल। ये इसको हम लोग बोलेंगे कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। और यही टेट्राहेड्रल में होगा तो ये हो गया एल एल और एल। एल लीजेंड को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्टाहेड्रल में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसको लेते हैं, मान लो ML6 है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए 6, तो ये हो गया एल एल, फिर एल हो जाएगा और एल हो जाएगा, और यहाँ भी एल और यहाँ भी एल होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसी को हम लोग आज डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं तो आपको पता है, थोड़ा सा समझ लो। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लीजेंड का जो संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि यह लीजेंड है। ठीक है, लीजेंड है। और लीजेंड का जो संख्या होता है मोनोडेंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FE जो होगा वो 6 है। ठीक है, हम क्यों बोले, क्योंकि मोनोडेंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि बहुत सारा बच्चा गलती कर देता है। जैसे मान लो कि Na3 है और यहाँ पर CrC2O4 का होल थराइस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देता है क्या कि 3 है, जो कि गलत है। इसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा। ऑक्सिलेट एक बाइडेंटेड लीजेंड है, और जब बाइडेंटेड लीजेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 6। आपको पता है कि ऑक्सिलेट में 2 डोनर एटम होता है या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, मतलब यह सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो हर एक ऑक्सिलेट 2 कोऑर्डिनेट का निर्माण करेगा, तो उसका 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो ये बात आप प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको याद रखना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि यह जो थ्योरी है इसमें मेनली हम लोग 3 बात पर डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है। ठीक है, यह थ्योरी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं देता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और यह थ्योरी को डेवलप करने वाले जो है वो है पॉली। ठीक है,
तो आइए हम लोग इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा। ठीक, तो याद रखना कि द सेंट्रल मेटल एटम लॉस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटायन। कोई भी सेंट्रल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को केटायन बना लेता है, जिसके पास उसको हम लोग सेंट्रल एटम को वैलेंसी को कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो उस सेंट्रल मेटल एटम का जो वैलेंसी होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें जो पॉइंट है, द सेंट्रल मेटल एटम make available to SPD orbital which is corresponding to the hybridization। ठीक है, sp और d के बीच में ऑर्बिटल्स को खाली करता है, जिससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिपेंड करता है कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में बदल के देख लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। तीसरा है कि द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल ऑक्यूपाई इनर ऑर्बिटल। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे लोन पेयर, वो इनर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उसके बाद है द फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में, मान लो कि यहाँ पर अगर D5 है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करेंगे वो 1 by 1 करेंगे, 1 by 1 करेंगे तो वो सही होगा। यही है हुन्स का रूल। ठीक है, जैसे मान लो कि D7 है, अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो हम लोग पेयर करेंगे। ये भी याद रखना कि जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन सिमिलर डायरेक्शन में रखते हैं, और 1 by 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको पेयर करेंगे और स्पिन को चेंज कर देंगे। जैसे इसमें अप द स्पिन है, तो अब इसमें जो हम फिल करेंगे वो डाउन द स्पिन होगा। तो इस केस में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो हम लोग इस तरह से पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके बाद जो बच रहा है उसको हम लोग पेयर कर देंगे। ये हुन्स रूल का इलेक्ट्रॉन फिलअप का तरीका है, और ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कहीं पर ये मिस करता है, जो क्रिस्टल फील्ड में भी बताएंगे और इसमें भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि द लीजेंड which have at least one sigma bond, कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द मेटल एटम और आयन ओवरलैप विद द सिग्मा ऑर्बिटल टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाइक एम बॉन्डेड ओवरलैप। जैसे मान लो कि ML4 है, ठीक है, तो यहाँ जो भी इसके साथ कनेक्टिविटी हो रहा है ना एम का, वो सब लीजेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का मुख्य बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे उसी पर हम लोग बात कर लेते हैं कि किसका क्या होगा। अब देखो, लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग टेबल बनाएंगे और उससे समझेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और उसका एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ले लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हम उसका ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री, और यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल, अगर मान लो कि किसी भी सब्सटेंस में अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ज्योमेट्री याद रखना लीनियर होता है, ज्योमेट्री लीनियर होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे AgCN का
AgCN का होल ट्वाइस और इस पर हम लोग -1 ले लेते हैं। या इसी का दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे मान लो कि Ag और NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर +1 है। तो देखो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना sp होगा और लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ये ट्रायंगुलर होगा। क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर। जब ट्रायंगुलर होगा तो उसके लिए एग्जांपल देखो, जैसे HgI3 और इस पर हम लोग ले लेते हैं -2, ये हो गया। अगर हम लोगों को इसमें अगर देखना है, जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो इसका 2 पॉसिबल होता है। एक तो हो जाएगा sp3 और दूसरा जो इसका होगा वो हो जाएगा dsp2। इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आए। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं sp3 का जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। और dsp2 का जो ज्योमेट्री होगा वो स्क्वायर प्लेनर होता है। याद रखना, स्क्वायर प्लेनर होता है। अब यहाँ पर यहाँ टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के लिए देखो, जैसे CuX4 -2, ठीक है। उसके बाद मान लो कि NiCO का होल 4, ठीक है, ZnCl का होल 4 और यहाँ पर हो जाएगा -2। याद रखना इस केस में x जो है x इज इक्वल टू या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, इसी में से कोई होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर के लिए देख रहे हैं तो मान लो कि CuNH3 का होल 4 और +2 है, ठीक है, या NiH2O का होल 4 +2 है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी होगा इसको हम लोग कहेंगे कि यह क्या है? स्क्वायर प्लेनर। एक और आप देख लीजिए, जैसे मान लो कि Ni और Cn का होल 4 है, ठीक है, Cn का होल 4 है। इस पर भी हम लोग चार्ज ले लेते हैं -2। तो ये सब के सब जो भी होगा ये स्क्वायर प्लेनर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा dsp3 या sp3d, ठीक है, या तो होगा dsp3 या होगा sp3d। तो जिसमें dsp3 होगा उसके लिए जो हम लोग ज्योमेट्री होता है वो होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। और sp3d के लिए होगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, SbF5 और इस पर पावर हो जाएगा -3। इसके लिए अगर आप देख रहे हो तो Fe और CO का होल 5, तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d और यहाँ भी हो जाएगा sp3d। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 6 है तो इसका भी 2 होता है। एक होगा आपको sp3d2 और एक होगा d2sp3। अब जिसमें sp3d2 है उसका भी ऑक्टाहेड्रल होगा और जिसमें d2sp3 है उसका भी ऑक्टाहेड्रल होगा। फर्क इतना है कि sp3d2 में इनर ऑर्बिटल शिफ्ट होता है, मतलब ये अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये जो हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर जाएगा और ये वाला इसमें, जैसे इसका अरेंजमेंट जो होगा तो वो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द हुन्स रूल होता है, अगेंस्ट द
होम्स रूल होता है इलेक्ट्रॉन फीलिंग के लिए। तो ये इनर ऑर्बिटल में है, होम्स रूल के सपोर्ट में होता है इनर ऑर्बिटल। और जब D2sp3 होगा तो ये आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ये जो इनर और आउटर जो होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां हम लोग ले लेते हैं कि FeCO का होल 6 है, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं CuNH3 का होल 6 और +2, और D2sp3 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा PtNH3 का होल 6 और +4। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें किसी भी लेजेंड के स्ट्रेंथ पर इस थ्योरी में चर्चा नहीं है, आप याद रखेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको एक एजम्पशंस बोलते हैं कि कहा गया है कि ऐसा होगा, लेकिन इसका जो डिटेल जो होगा वो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। वहां पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा लीजेंड स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। यही वजह है यह जो थ्योरी था वो बहुत मतलब एक सीमित सब्जेक्ट के लिए है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर के लिए। कलर के बारे में इसका कोई ही नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये नहीं बता पाता है। तो बहुत सारा चीज है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनर और आउटर ऑर्बिटल, लेकिन यह एक एजम्पशन से, ये फिक्स पॉइंट नहीं है कि कौन सा लीजेंड को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, सीधे बोल दिया गया कि इस तरह का केस होता है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका और डिटेल हम लोग जानेंगे, और वो सबसे परफेक्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मैग्नेटिक नेचर पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डाया मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो देखो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग 5 प्रकार का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरिक, ये टोटल कुल मिला के 5 होता है। लेकिन यहाँ और केमिकल बॉन्डिंग में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक नेचर, वहाँ सिर्फ 2 ही मैग्नेट नेचर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें होगा पहला कि पैरामैग्नेटिक नेचर। तो पैरामैग्नेटिक नेचर में याद आपको सिर्फ एक वर्ड रखना है कि वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम के पास, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। जिस सेंट्रल एटम मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो पैरा के लिए अनपेयर्ड होना जरूरी है, पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड होना जरूरी है। और उसके साथ साथ एक बात और याद रखना, जो भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट strongly towards magnetic field, strongly towards magnetic field, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए याद रखना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस do not attract towards magnetic field, ये बात याद रख। अब इसमें भी आ जाता है कि कौन सा सब्सटेंस, जैसे अगर 2, 3, 4 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो कौन सा सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की ओर फास्ट
अट्रैक्ट करेगा और उससे कौन सा स्लो करेगा, ये भी कभी कभी ऑर्डर में पूछ देता है। तो उसके लिए हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने आना चाहिए। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देख लो। मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n × n+2 bm। ठीक है, n+2 bm, जहां n आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और bm जो होता है ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, ये बात को आप याद रखेंगे। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ही स्ट्रांगली ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो नोट में हम इस बात को लिख देते हैं, ये भी आप याद रखोगे। क्या हो जाएगा, ग्रेटर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन greater the magnetic field, greater the magnetic moment, and strongly attract towards मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, याद रखना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, Mn2+, Cr3+, ठीक है, और हम लोग ले लेते हैं Fe3+। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो Ar, देखो आर्गन का 18 होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो यहाँ अगर हम लोग मैग्नेटिक के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d5। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो इसका n का वैल्यू हो गया 5। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो आर्गन और 4s0 और 3d4। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 3 और 1 5, 1 2 3 और 4। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d2। तो इसमें आ जाएगा 4s0 और 3d1, 4s0 3d1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 1 5। तो इसमें भी हम लोग 1 बाई 1 देख लो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा n का वैल्यू जो आया वो 5 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका और इसका बराबर होगा। तो इसमें जब बराबर होगा तो वहां पर याद रखना कि ऑर्बिटल्स में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैग्नेटिक नेचर ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, अगर पैरामैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर का, तो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा Fe3+ का। उसके बाद हो जाएगा, इसके बाद जो होगा वो हो जाएगा Cr3+ का। तो इस बात को याद रखना कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो स्ट्रांगली मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब इसके लिए किसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग dx कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा 1 2 9 तक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि सबका ज्योमेट्री अलग अलग है, तो वहां पर जो अजम्पशंस वो किसके किसके बीच में है,
तो या तो sp3 वाला में है या D2 sp3 वाले के साथ में। अब देखो तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल में वीक लीजेंड फील्ड होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ना बैकअप शिफ्ट नहीं होगा, वो हुंस रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब जैसे टेट्राहेड्रल के आप ले लिए Cu और NaCuNH3 का होल 4, सॉरी जैसे ले लिए आप Cu और Cl का होल 4 और यहाँ पर आप ले रखे हैं -2, तो इसके जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको बैकअप शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो जितना होगा वो उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर 1 है तो 1 से लेकर मान लो कि जैसे 9 है, तो किसी में अगर मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन D6 है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हुंड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हुंड्स के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक क्या हो गया 6। तो अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 4। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीजेंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे कि पीछे लेके चले जाएंगे। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ लेके आ गए अपोजिट स्पिन में, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 2। उसी तरह से फिर इनर ऑर्बिटल में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब उसको आउटर ऑर्बिटल में अगर हम लोग करेंगे तो वहां पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यह जो थ्योरी है यह एकदम सक्सेसफुल है एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का और मैग्नेटिक नेचर ज्योमेट्री का। ठीक है, लेकिन ये इनर और आउटर ऑर्बिटल के शिफ्टिंग के बारे में या फीलिंग के बारे में नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यह कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर क्या होगा, पिंक होगा, रेड होगा, ब्लू होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो आगे देखेंगे वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जितने भी एजम्पशंस था, अजम्पशन सबका उसमें मतलब एकदम 100% कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया गया हुआ है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग उसमें इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होता है, आउटर ऑर्बिटल के लिए हम लोग शिफ्टिंग को छोड़ देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर के बावजूद सेम कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।